एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं आज बहुत मुश्किल से अपनी वार्डरोब को सेट करते हुए इमरान हसन, और ये है आज बहुत ही खुश। ऐसा लगता है इनका ताल्लुक IMF से है। अरबला हसन, इनका मुआहिदा हो गया पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ये पाकिस्तान को एक बार फिर कर्जे के नीचे लाने में कामयाब हो आप गई है। मुझसे और फिर ये बात करते हैं, मैं आपको कितना अच्छा जवाब देती हूं। मुझे पता है ना, ऑनर नहीं दे सकती आप इस बात का जवाब, इसलिए मैंने ऑनर किया। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आप सबको सुबह खैर। और आज थर्सडे, जी जी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। इनका कैलेंडर हमेशा खराब चल रहा है। मेरा कैलेंडर कम से कम एक दिन का फर्क तो होता है। ये होता है आगे होते हैं पीछे होते हैं। आगे होता है पीछे होता है। ईद आने वाली है, सो कुर्बानी के लिए लोग क्या है, तुम्हें बहुत दिन है। जानवर खरीदना शुरू हो गए हैं लोग अरबला हसन, और बहुत महंगे हैं जानवर। सुबह सुबह नहीं। अच्छा जनाब, आपको बताते चले कराची वालों, खुश तो आप अच्छा, एक बहुत होंगे। सेकंड नाज़रीन, ईद नहीं आ रही, चलें। अच्छा कराची वालों, आप बहुत खुश हैं। मतलब हम भी बहुत खुश हैं कि आपको इतने अरसे बाद बारिश देखने को मिली। लेकिन वही बात है, जब कराची में बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। और कल लगता है बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, ज्यादा हो गई, और उसकी वजह से भी कराची वाले खुश तो थे ही, लेकिन दूसरी तरफ वही जिंदगी आपकी। लेकिन कल मुझे कराची की कुछ हमारे एक्चुअली जब मैं रेडियो शो कर रहा था कल शाम को, तो कुछ कराची से कॉलर्स मुझे कॉल कर रहे थे और वो बड़े अनॉयड थे। और वो अनॉयड किस बात पे थे? वो कह रहे थे 15 मिनट की बारिश हुई है और ट्रैफिक सारा ब्लॉक हो गया है, बिजली चली गई है, घर जा रहे हैं लोग इतने परेशान। अब तो लोग बहुत ही परेशान हैं और लोग कहते हैं कि क्या हमारा कोई राइट नहीं है कि हमें जो बुनियादी सहूलतें कम से कम इतना हक दे दिया जाए कि हमें एक अच्छी सड़क के जरिए घर पहुंच जाए। और ये कराची में कोई अब की सूरत हाल नहीं है। आई रिमेम्बर बैक इन 2013-14 में भी जब कराची में थी, आई वंडर कि वहां पर बारिश होती थी तो मतलब लिटरली आपकी जिंदगी कुछ नहीं कर सकते। आप घर से नहीं निकल सकते, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपको समझ नहीं आता था कि आप क्या करें। और यही सिचुएशन थोड़ी सी कह ले 1 या 0.5% बेहतर होगी, उसके अलावा वही डिट्टो सिचुएशन है जो कराची की अब भी है। तो वही बेचारे दुआएं करते हैं कि उनके यहाँ बारिश हो। जब वो बारिश होती है तो वो उस तरह की सूरत में फंस जाते हैं। और कल तो कुछ लोगों के जाँ बहक होने की भी इत्तलात आई है। करंट बच्चे 3 जाँ बहक हुए। ओवरऑल वैसे भी इस तरह के वाकयात होते हैं। सो मेक श्योर कि जब इस तरह से इंटेंसिटी बारिश हो, जब आपको पता हो कि आपके जो अथॉरिटीज़ हैं आपको आपकी ज़िंदगी की जो कह ले गारंटी नहीं दे सकती, तो अपनी एहतियात खुद करें, अपने आप को खुद महफूज करें। नो सिस्टम एग्जिस्ट। इतने बड़े शहर के अंदर बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है और बल्दियाती निज़ाम की कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा शहर है, बड़े शहरों में आता है। हाँ, कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है वहाँ पे। और जिस हुकूमत की मौजूदा हम बात करें पिछले 15 साल से है, यही मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह, पीपल्स पार्टी, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत पिछले 15 साल से कराची की परेशान ही है। कोई मास्टर प्लान नहीं है। फिर वोट क्यों देते हैं? मैं ये शायद कराची वाले वोट नहीं देते, वोट सिंध से आता है और इक़्तिदार कराची में आ जाता है। कुछ इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन किसी ना किसी को तो देखना चाहिए, जिनको देखना है वही देख लें कितने बड़े शहर का क्या हाल है। लोग बेचारे अब कितने परेशान है, कहते हैं कि हम किधर फंस गए। लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। आप मौसम को एंजॉय करें और जो बारिश है ये रहमत की बारिश हो, आपके लिए जहमत की बारिश ना हो। इसी नोट पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। तवील गैर यकीनी के बाद मईशत के लिए बड़ी खबर, हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। 1 जुलाई से पेट्रोलियम पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तफाक। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। 50,000 माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स भी देना पड़ेगा। चीन से भी मुआहिदा हो गया। बजट जाली, खानापुरी और तबाही करार। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने से महंगाई में बेपनाह इजाफे की पेशगोई कर दी। IMF मुआहिदे की तफसीलात सेनेट में लाने का मुतालिबा। महफूज और पुरअमन पाकिस्तान, बड़ा इकदाम। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की कलअदम TTP से मुज़ाकरात समेत कौमी सलामती अमूर पर 3 घंटों की ब्रीफिंग। TTP से मुतल्लिक हतमी फैसला पार्लियामेंट में होगा। राना सनाउल्लाह की ब्रीफिंग। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों हटाया का नया नारा। इमरान खान ने अपनी तोपों का रुख न्यूट्रल्स की जानिब कर लिया। पूछा, घर में डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? इस्लामाबाद में रजीम चेंज सेमिनार में कौमी इदारों को कई पैगाम दिए। होशियार, खबरदार, कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2% तक पहुंच गई। माहिरीन ने कोरोना की छठी लहर का खदशा जाहिर कर दिया।
जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आपको पता चल गया होगा आज के शो में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। एक बहुत लंबे अरसे की गैर यकीनी की सूरत हाल के बाद अब कहा जाए कि मईशत के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर आई है, तो ये गलत नहीं हो बड़ी खबर आई। हाँ, बताया जा रहा है कि जी हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा जो है ये बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया है, मामला जो है वो तय पा गए हैं। लेकिन जो मुआहिदे की हतमी मंजूरी है वो हुकूमत ने तमाम शराइत मुकम्मल करने की भी हामी भर ली है। ये मुआहिदा यकीनन अगर हम बात करें मईशत के लिए एक ठंडी हवा का झोंका का है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अवाम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और जबकि तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक बजट में 436 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगाने के हवाले से कहा गया। अच्छा, 50 रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट PDL जिसे कहते हैं लेवी है, उसको बढ़ाने पर भी पर लीटर इत्तेफाक किया गया है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 11% सेल्स टैक्स है वो लगाने, बिजली और गैस मज़ीद महंगा करने, तनख्वाहदार तबके के लिए भी उन्होंने कुछ मुश्किलात पैदा करने की बात की है। जिसमें बुरी खबर अगर कहें तो वो ये है कि जो लोग 6 लाख सालाना आमदन वाले अफराद हैं 1% के बजाय 2.5% टैक्स उन्हें देना पड़ेगा, और ये वो लोग हैं जो 50,000 पर मंथ कमाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जा रही है। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,000 से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए कर दिया गया है। इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी एम्बिशियस है। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए किया गया है। दूसरी जानब GST की मद में जो वसूलियों का हदफ है जनरल सेल्स टैक्स वो भी 3,008 अरब से बढ़ाकर 3,300 अरब करने पर इत्तेफाक किया गया है। और हाँ, GST जो पहले इतना ज़्यादा और बढ़ा दिया, उसमें और इजाफा कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने भी दूसरी जानब ये दावा किया है कि जो चीनी बैंक से आपको $2.3 बिलियन मिलने थे उसका मुआहिदा हो गया है और आइंदा 2 दिन में ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना दूसरी जानिब शौकत तरीन है, उन्होंने IMF की जो नई शराइत है इस पर शदीद तनकीद करते हुए पेश गोई की कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई 40% तक बढ़ जाएगी और हुकूमत 2 माह में तीसरा बजट देगी, उनका ये कहना था। GST शौकत तरीन साहब की भी स्टेटमेंट और उसके साथ साथ ये जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तो हमारी एलीट है, नीश क्लास है, एक है जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास तबका या गरीब तबका है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत सारे लोग तो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे, ऐसा लगता है। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस IMF मुआहिदे के हवाले से हम बात करें, शराइत पर इत्तेफाक हो गया है, इसके लिए ओवरऑल आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो जिन शराइत पर इत्तेफाक किया है उससे मुल्की मईशत पे क्या असरात आएंगे? क्या जितने अरसे से हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, क्या ये अब वो सारी कोशिशें और मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो गए? देखिए, कोई नई शराइत नहीं है, शराइत तो पहले से तय शुदा थी, लेकिन इसमें यह था कि इसमें जो टैक्स के रेट्स थे जो डिसाइडेड थे वो किस मरहले पर कितने बढ़ाए जाएंगे उस पर एक नेगोशिएशन चल रही थी कि अभी बढ़ाएं या बाद में बढ़ाएं। तो उसमें अभी पेट्रोलियम लीवी का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें 5 रुपए महीने अगर बढ़ाया जाए 5 मंथ पर रुपीज के हिसाब से तो 50 रुपीज पर लीटर तक उसको ले जाना है लीवीज को। वो 50 रुपए की प्राइस जब ऐड हो जाएगी, 50 रुपए मजीद पेट्रोलियम प्राइस में ऐड हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे सोचा जा सकता है कि फिर इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल हो जाएगी। वो एक बड़ा स्टेप है, लेकिन उसके बावजूद हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि IMF खुद भी ये कह चुका है कि ये कोई लगभग $1 बिलियन के करीब है, 900 समथिंग रुपीज है, 900 मिलियन रुपीज के करीब। तो इसमें अगर वो दे भी दें तो IMF ने खुद एक बात इंडिकेट की थी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान को दूसरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सोर्सेज पर भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि $1 बिलियन अगर IMF के आ भी जाते हैं तो जो 6 वीक्स की जो बेसिक कंडीशन होती है कि 6 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास मौजूद होना चाहिए इंपोर्ट्स के इक्वल, वो मेंटेन फिर भी नहीं होंगे और डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। अच्छा, इसके लिए IMF काफी नहीं था और मौजूदा हुकूमत ने कोशिश करके अब ये बात कल कंफर्म की गई है कि $2.3 बिलियन जो है वो चाइनीज बैंक्स की कंसोर्शियम है, वहां से पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो जाएगा $2.3 बिलियन का। लेकिन इन दोनों चीजों में जो बात मैं समझता हूँ ज्यादा एडवर्स है, जिसकी तरफ मीडिया ने अभी इंडिकेशन नहीं दी,
वो ये कि IMF को हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कंडीशनलिटीज की बात कर रहे होते हैं कि कारपोरेट टैक्स रेट कैसे इंक्रीज किया गया है, जो बिल्कुल लोएस्ट स्लैब था सैलरी का, उनको जाहिर है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पेट्रोलियम प्राइसेस का है कि उसको जो हम एडजस्ट कर लेते GST से, वो GST 11% अभी करना होगा। वो कंडीशनलिटीज तो हम डिस्कस कर लेते हैं IMF की। जो 2.3 बिलियन चाइनीज कंसोर्शियम से आ रहे हैं, उसमें कंडीशंस को हम नहीं डिस्कस करते कि उसके साथ क्या कंडीशन है। उसकी रीजन इज कि उसमें कंडीशन से ज्यादा जो एडवर्स चीज होती है वो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वापस करना, वो इंटरेस्ट बहुत वो मार्केट रेट से कुछ ज्यादा ही होता है, मैं कहूँगा वो सकूक से भी हमें ज्यादा पड़ता है। अच्छा। तो उस पे वो हम डिस्कस नहीं करते कि उससे हमें कॉस्ट में जो इफेक्ट आएगा, फिर वो जो कॉस्ट, अगर कॉस्ट इंटरेस्ट की गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है तो गवर्नमेंट तो आवाम से ही लेती है ना। इसका मतलब है IMF तो कंडीशन बताता है वहाँ। तो ये सुकूक वगैरह तो हम पहले भी बहुत बेच चुके हैं, IMF से भी हम कोई, आई वाज जस्ट रीडिंग, अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, को 183 बिलियन US, आई थिंक 84 बिलियन US डॉलर हमारा डेट है। फिर उसके साथ साथ ये बाकी जितने भी हमारे लेंडर्स हैं, फिर कमर्शियल बैंक से जो हुकूमत ने पैसे लिए हुए हैं उसकी एक बहुत बड़ी मिकदार है। फिर दूसरी जानिब हमारे अपने जो इन हाउस जो सर्कुलर डेट्स मुख्तलिफ हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, हज़ारों अरबों में तो वो हैं मुख्तलिफ। तो एक तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये मौजूदा हुकूमत के अब जो फैसले हैं, अब तक जो हुए हैं, क्या ये दुरुस्त फैसले हैं? आई मीन सम दुरुस्त हैं इन फैसलों की। दो कि अभी बहुत उस तरह आज़ादाना फैसले हुकूमत नहीं कर पाई थी IMF की वजह से, लेकिन अब तक जो हुआ है उस पर आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये ठीक फैसले हैं। और दूसरा ये कि क्या इस हुकूमत के पास इनकमिंग फिस्कल ईयर कोई विंडोज़ मौजूद हैं जिसमें इतना बड़ा टैक्स का अदब सेट करके, GST इतने ज़्यादा बढ़ा के, कमोडिटीज़ इतनी महंगी करके, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा के, उसके बावजूद हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जारी रखें? क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक डिफिकल्ट स्टेप है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये कि ये जो IMF वाली कंडीशंस है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए कि इस वक्त डिफॉल्ट का जो खतरा था, डिफॉल्ट से बचाने के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की सूरत हाल हो जाती तो वो एक बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाती। उससे अवॉइड करने के लिए अभी ये तो किया गया है कि एक IMF से $1 बिलियन किस तरह से आ जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इस हद तक बिल्ड हो जाए कि हमारी LCs खुलती रहें, LCs खुलने में प्रॉब्लम ना हो, और जो इंतहाई ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ऑयल है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, उसमें कहीं ब्लॉकेज ना आ जाए उसके इंपोर्ट होने में। तो वो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इसमें तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम 30 साल से ये देख रहे हैं कि ये बात बार बार रिपीट की जाती है कि प्रॉपर इस तरह की स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि IMF के पास ना जाना पड़े, ये सूरत हाल ना हो। गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये था कि पिछले एक मरतबा तो चले जाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में भी जाते रहे। अब इस दफा तो आखिरी इंस्टॉलमेंट मिलनी थी ना, $1 बिलियन का जो पुराना एग्रीमेंट है उसकी मिलनी है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ये जाते हैं IMF के पास, तो ये मैं समझूंगा नेक्स्ट टाइम जाना ये मौजूदा गवर्नमेंट का चॉइस होगा। अभी हम कह सकते हैं कि चॉइस नहीं है, मजबूरी थी। लेकिन अगर अगेन फिर यही सूरत हाल होती है, तीन महीने के बाद फिर जाना है, तो फिर वो चॉइस, लेकिन वो चॉइस तो तब बनेगी ना डॉक्टर साहब जब हमारा मुल्क इतनी वेल्थ जनरेट करेगा। हमारे अब एक तो हमें रेमिटेंसेस का सहारा है, अल्लाह खुश रखे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। कल हमने हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा एक सर्च देखा जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं इन अ डे पिछले 4 सालों के अंदर। जो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की, वो तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अकाउंट्स उसमें खुले और अच्छे पैसे उसमें आ रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। लेकिन उसके अलावा हम अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है जो शरह सूद है स्टेट बैंक की तरफ से, दूसरी जानिब हम कुछ ऐसा फिल वक्त नहीं स्टेट कर रही जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, वो फंड हमने कट कर दिया। अब तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से जनरेट करेंगे हम? ये भी तो हुकूमत को देखना है। क्या आपको नजर आ रहा है कहीं से कि हुकूमत वेल्थ जनरेट कर सकती है अपने तई और फिर ऑप्शन हो जाए, आई मीन चॉइस हो जाए IMF के पास जाना? सिर्फ 2 ही सस्टेनेबल सोर्सेज हैं जो सस्टेनेबल हैं। एक ये है कि किसी तरह से आप एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस उसकी बढ़ा दें और आपकी एक्सपोर्ट हो सके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी वहां से आएंगे, रेवेन्यूज कलेक्शन की भी
आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी। दूसरा था कि एफडीआई की सूरत बहुत खराब है मुल्क में, बहुत खराब। एफडीआई पर फोकस नहीं किया जा रहा। हाँ। और ये दोनों एवेन्यूज ऐसे हैं जिस पर 30 साल से मैं देख रहा हूँ काम नहीं हो रहा। ट्रेड पॉलिसी आती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आती है, उसमें सिर्फ एक पेपर वर्क होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सस्टेनेबल सोर्सेज यही दो हैं कि आपके पास एफडीआई आए और आपकी एक्सपोर्ट के जरिए जो रेमिटेंसेस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन वो सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। सस्टेनेबल ये है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है टैक्स कलेक्शन। मतलब हमारे पास रजिस्टर्ड जितने लोग हैं उसमें से भी 1% लोग टैक्स अदा करते हैं, और वो टैक्स कलेक्शन की वजह से पूरी जो कह लें हम हर तबका टैक्स देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना और कलेक्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना भी इस सारी सिचुएशन में कितना ज़रूरी है? ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, हमें प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना होगा, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो टैक्स का सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का, उसमें बहुत बड़ा एक पोर्शन ऐसा है जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल जो है अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस से कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। उनका जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर टैक्स कलेक्शन उस सिवाय सर्विसेज पर जो जीएसटी है वो, क्योंकि सिंध को एडवांटेज है, सिंध में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो एक कलेक्शन बढ़ी है। अदरवाइज दूसरी चीजों पर, एग्रीकल्चर पे कोई कलेक्शन नहीं बढ़ी। दूसरा ये कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जरूर बढ़े हैं, फाइलर्स बढ़े हैं, टैक्स पेयर नहीं बढ़े, सॉरी, फाइलर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़े हैं। और फाइलर बढ़ने की वजह सबको पता है कि फाइलर अगर आप बन जाते हैं, सिर्फ फाइलर बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों में इंसेंटिव मिल जाते हैं, आपके टैक्स रेट कम हो जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव, जो वो एक्टिविटीज जो आप नॉन फाइलर बन के नहीं कर सकते, या वो बेनिफिट जो आप नॉन फाइलर के तौर पे नहीं। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो कि अब शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और पहले वज़ीर आला रहे हैं, तो उनको ये एक फ़र्क तो थोड़ा बल्कि काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि महज जब सूबा पैसे ले के विफाक से वो लगाता है और विफाक जो कमाता है और फिर लगाता है, इसमें फ़र्क है। तो सूबे यही करते हैं, सूबे टैक्स कलेक्शन के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, एज डॉक्टर साहब सेट, उनका तज्जिया है, और स्पेंडिंग उतनी है, उनको उनका हिस्सा तो चाहिए बजट में जो सूबों में जाना है 18वीं तरमीम के बाद। तो इसको एक ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो। एंड देन टैक्स कल्चर का आना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू प्रमोट दिस कल्चर। लोगों का बहुत बड़ा टैक्स होता है, थोड़ी सी रिश्वत दे के वो पूरा टैक्स वेव ऑफ करवा लेते हैं और वो पैसे ऑफिसर की जेब में चले जाते हैं। इस कल्चर से कैसे बचना है, इस पे काम करो, ऐसा होल प्रोसीजर जिसके बाद ही आवा बिगड़ा हुआ है, इसको 0 से लेकर 100 तक हमें ठीक करना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीन और हाजरीन, मुझे क्यों निकाला के बाद पेश खिदमत है मुझे क्यों हटाया। नया बयानिया सामने आ रहा है जी। गुजर रोज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजीम चेंज साजिश पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म समेत पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने खिताब किया, हुकूमत पर शदीद तनकीद की, कौमी इदारों से शिकवे शिकायत की, कई सवालात पूछे, कई पैगामात दिए और जारहाना और तवील खिताब इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के बयान का तस्करा जो कि बयान देके फंस गए। हाँ जी, फंस गए और खबरदार किया कि मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए तमाम इदारे तबाह करना पड़ेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। और साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। मैं सोचता था ना, क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। इस सेटअप को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारा मुल्क के इदारों को तबाह करना पड़ेगा। अगर ये जो सेटअप है, इसको लोगों को हजम करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये असल में पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है?
जैसे बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब के तसव्वुर से बाहर हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम भी तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तसव्वुर नहीं कर पा रहे। और शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत ही हल्का ले गए खान साहब कहते हैं मैं सोच नहीं सकता था कि इनको बना देंगे। तो क्या आपके माइंड में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे इमरान खान साहब? नहीं, वो अपने माइंड में उनके खुद ही थे। दैट्स अनदर क्वेश्चन। खैर, वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात कैसे रुक सकती हैं इसमें? उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया जी। कौमी सलामती का इजलास हुआ कल बड़ा अहम। इसमें जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर इत्तलात मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने फिर मीडिया को ब्रीफ किया इसके ऊपर। मरियम औरंगजेब साहिबा सॉरी। तो बड़ी बैठकों के बड़े फैसलों के हवाले से यहाँ पे आगाह किया गया। ये बड़ी बैठक थी, अहम फैसले किए गए। इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब दिया इस मौके पर इमरान नुमा ने। ज़रा सुनिए क्या क्या। इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, तो उसके मतलब आज भी उन्होंने जो है वो बात की है। और आज जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता, या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया? पहले सवाल हुआ, फिर उसका जवाब आया। और अब पंजाब में अगर हम बात कर लें तो जी बड़े मार्के की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब के 20 हलकों में जो इलेक्शन के लिए गहमा गहमी बढ़ने लगी है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का एक जो कह लें प्लान सामने आया है। खिलाड़ियों को हराने के लिए और जालों को जितवाने के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो देखते हैं जी क्या होता है। सारी सूरत हाल पर जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल का जो खिताब था इमरान खान साहब का, आई स्टार्ट विद वंस अगेन उनका जो इशारा है और आखिरी बात जो उन्होंने की कि जब घर में डाका हो जाए तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है। वो इस सूरत हाल से शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी इदारे के कॉन्स्टिट्यूशन रोल को तो चैलेंज ना कर पाएँ जो वो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अवाम के जज्बात को ज़रूर अपनी तरफ उभारने में कामयाब हो रहे हैं और अवाम उनके इस मौक़िफ़ को बाय कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के ऐसे बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो इमरान खान साहब को बिल्कुल आर्मी का जिक्र नहीं करना चाहिए। आपको जमहूरी तरीके से आपने जो भी अपने काम करने हैं वो बात करें, और पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व करने चाहिए, बजाय इसके कि आप उस पर अननेसेसरी कहें कि न्यूट्रल का नाम नहीं या सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि फौज आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। अभी इंटरफेरेंस अननेसेसरी बिल्कुल बंद कर दी गई है, और आपको अपने आप पे खुद रिलाई करना चाहिए। अगर आपको आवाम को मोबिलाइज करना जरूर करें, नोबडी स्टॉप्स, लेकिन वो एक पुरअमन और सियासी तरीके के साथ। इसमें अगर इसलिए कि फौज या हुकूमत का साथ दे या अपोजिशन का साथ दे, हुकूमत फौज सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अब साथ देती है। जो भी हुकूमत वक्त होगी और जो आइन और कानून कहता है उसके हिसाब से उसके साथ वो खड़ी होगी, जो उनका एक फर्ज है। इसलिए ऐसे हर बात में बार बार कहना कि वो चौकीदार की बात कर देना, ये बात करना, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो एनिमी का नैरेटिव है ना, यही है नैरेटिव एनिमी का, किसी तरीके से भी नहीं। लेकिन अब तो वो खुले अल्फाज में ब्रिगेडियर साहब कहना शुरू हो गए हैं कि मैंने जाके उनको बताया, न्यूट्रल्स को बताया कि जी ये हो रहा है, आप ये ना होने दें, मैशत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो बराह रास्त इनफैक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इसमें उनका किरदार है। आप बजाय इसके कि आप फौज को जाके कह रहे हैं, बजाय इसके आपके जो 25 MNA थे आप उनको बुलाएं, उनको कन्विंस करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। और आपको जब पता चल रहा है एक साल से कि ये लोग मूव चल रही है, तो फिर आपको पॉलिटिकल रिजॉल्व करते हैं। आप अपने इत्तेहादी जो है वो आपसे दूर हो रहे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से उनको दूर करते। MNA MPs को जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड चाहिए होते, ज़ाहिर है कि जब उन्होंने बात की थी हम किसी की नाली बनाएंगे, किसी का पानी का रिंग में साफ पानी का बनेंगे, 101 चीज रोड बनानी होती है, जब आप वो नहीं बनाएंगे तो वो दे विल गेट डिसकनेक्टेड और दूसरी ऑपोजिशन ज़ाहिर उनको खींचेगी। तो मेरे ख्याल में ये अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए कि आपने क्या गलत। ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब जैसे हमने नून लीग के दौर में देखा कि मुझे क्यों निकाला का एक बयानिया बनाया गया, और उसके बाद अब ये जो इमरान खान साहब मुझे क्यों हटाया की सिचुएशन में ये बयानिया इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि आवाम को इस हवाले से प्रोवोक किया जाता है, और उसका हमें सोशल मीडिया पर बहुत खुले अल्फाज में मिलती है, जहाँ पे इदारों को
खुलकर, जहाँ पे जिस इदारे के हवाले से, पाक फौज के हवाले से हम बात करते हैं कि कोई सोचता भी नहीं है और कोई इस तरह की बात करने से भी गुरेज करता है, वहाँ पर अब खुले अल्फाज में उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, स्पेसिफिकली पर्सनालिटीज़ को। क्या ये ट्रेंड रोकने की हमें ज़रूरत है? क्योंकि पाक फौज तो बार बार इस हवाले से कहती है जी कि इदारों को या फौज को सियासत से दूर रखा जाए, और इसको स्टिल घसीटा जाता है मुख्तलिफ तकारीर में, खिताबात में, चाहे वो इमरान खान साहब खुद हों या उनके वज़रा हों। ये सारी सिचुएशन इसी तरह से चलती आ रही है। देखें, इसमें जो है ये पॉलिटिशियन को खुद रियलाइज करना चाहिए कि व्हाई डू ड्रैग आर्मी। कि इसी तरह PMNN भी पहले करती थी, पीपल्स पार्टी की बात थी, आप PTI कर रही है। जब आपको चाहिए कि आप पॉलिटिकल तरीके से अपने इश्यूज पर रिजॉल्व करें और उस पर अवाम को अपने साथ लेके चलें, या फिर आप असम्बली में जाके पार्लियामेंट में इसका करें। जब आपको अवाम अपने नुमाइंदे चुनती है असम्बली के लिए, तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लेजिस्लेशन करें, उनके लिए खिलाफ बहबूद के लिए कोई काम करें, जिससे जिस मकसद के लिए आप लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, वो तो आप करते नहीं है। सारी चीजें आप करें, कोई महंगाई मार्च करता है, कोई अभी वॉकआउट असेंबली से कर लेता है, तो फिर जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा है? आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, अवाम को इतना अच्छा रिलीज देना चाहिए, अवाम को आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फौज की तरफ मत देखें। आप यही तो बात है कि आप हर एक चाह रहे हैं कि जो फौज हमारी तरफ हो जाए, फौज इधर हो जाए, फौज अपने ऑपरेशनल काम करिए। आपके सामने अभी TPP से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इधर अफगान बॉर्डर पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनल अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान में रोज प्रॉब्लम हो रही है, ईपैक की प्रोटेक्शन कर रही है, तो फौज अपने ऑपरेशनल काम कर रही है। आप अपने काम खुद करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन फोर्टकमिंग जनरल इलेक्शन में फौज को इनकार कर देना चाहिए कि जी हम इस दफा मॉनिटरिंग के लिए नहीं आएंगे, आपके पास अपनी फौज, आपके FC के आपका। बिल्कुल। और ये बेग साहब, ये मसला ये है ना कि जहाँ पे जिसको थोड़ा सा नुकसान होता है वो फौरन इल्ज़ाम लगा देता है और वो कहता है कि नहीं जी दूसरी तरफ से सपोर्ट है। जैसे मरियम नवाज साहब ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि लाडला आप भी लाडला है, वो कुछ मतलब ऐसा ये फौरन हो जाता है। खैर, इस कल्चर से निकलने की जरूरत है। इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को तो सब इदारों से गिला है, पार्लियामेंट को वो नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट से गिला है, 12 बजे क्यों खुली, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ऑलरेडी कल उन्होंने कहा उसकी साख खत्म हो चुकी है और न्यूट्रल्स को बार बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब किसको मानेंगे फिर? इलेक्शन तो इन्हीं इदारों ने करवाने हैं जो इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं, फिर किसको मानेंगे वो? साहब तो जाहिर है कि अगर इलेक्शन में अप डाउन होगा तो उसको भी ब्लेम करेंगे। आई थिंक इसमें अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप दो ही तो अदारे बताएं जी। आई थिंक हमारी आवाज कटा हुआ है। एडिटर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कल फिर अपनी तकरीर में जो मुख्तलिफ नुकात उठाए उसी पे हम बात करते हैं। हमने एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद लिंक करते हैं, साथ रहिए। जिक्र कुछ कराची की बारिशों का प्रोग्राम के आगाज में भी हमने बात की थी। ये पहला स्पेल है और इसने जल थल एक कर दिया है। चंद मिनट्स की बारिश हुई, सड़कें, तालाब, गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी और घंटों के लिए बिजली की आउटेज हो गई, बिजली चली गई। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वैसे हम ये सूरत हाल अगर देखें, महकमा मौसमियात अभी कहता है कि कराची में आज के दिन तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि बारिश जो बरसाने वाला सिस्टम है वो कराची से निकल गया है। आज मौसम कदरे गर्म रहेगा, मरतूब रहेगा और जो टेम्परेचर है दिन में इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन 36 to 38 और 28 जून को बहरहाल शहर में जो बारिश है वो मुतवक्के और तेज बारिश मुतवक्के है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दुआ मौजूद हैं। दुआ से जान लेते हैं। दुआ, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो कल कराची में बारिश हुई उसके बाद अब सूरत हाल कैसी है? क्योंकि कल तो हमने देखा कि बिजली भी नहीं थी, फिर पानी बहुत ज़्यादा था, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब चूँकि आप सब मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है शहर कायद की? जी मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बरक्स गुज़िश्ता रोज़ जो है शहर में मूसलाधार बारिश हुई थी तेज़ हवाओं के साथ, जहां एक जानिब ये बारिश रहमत साबित हुई। जो गर्मी का जोर था शहर में वो टूटा, वहीं उसी के साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो मुतासिर हुई। शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिसके बायस ऐसा पता चलता है कि ये जो है जहमत भी थोड़ी सी साबित हुई। उसकी वजह यह है कि यहाँ शहर की जो सड़कें हैं यहाँ पे घुटनों तक और कई इलाकों में तो इससे भी ज़्यादा जो है पानी जमा था। जो ट्रैफिक था उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे।
पानी की जो मिकदार थी उसे देख के वाज़े तौर पे ये दिख रहा था कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनके जो दावे थे और KMC, DMC और सीवरेज बोर्ड जो काफ़ी दिनों से जो है निकासी आपके इकदामात कर रहे थे, उन सब के जो दावे हैं वो इसी पानी के साथ बह गए हैं। तमाम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि बारिश की पहली बूंद बरसते ही शहर में जो बिजली है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। 400 फीडर से जो है वो मुतासिर हुए इस बारिश की वजह से, जिसके बाद शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली की फराहमी नहीं की जा रही थी और वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही थी दौरान बारिश। और जबकि बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नाज़िमाबाद के इलाके में हुई। नाज़िमाबाद में 38 मिलीलीटर की बारिश हुई, जबकि जिला टर्मिनल पे जो है जो बारिश हुई वो 22 मिलीलीटर की हुई। ओल्ड एयरपोर्ट के इलाके में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 15 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई थी, और जो सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई वो सरजानी टाउन में, और जो रिकॉर्ड की गई 1.7 मिलीलीटर। जी अच्छा, ये जो आपने बताया है, अभी इस वक्त कौन से इलाके हैं दुआ, अगर आपके इल्म में हो, जहाँ पे इस वक्त भी बिजली नहीं है, अभी तक बहाल नहीं हुई, कुछ आपके इल्म में है या सब इलाकों में बहाल हो गई है? देखिए, अभी तो बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है बिजली की फराहमी की जा चुकी है। दौरान बारिश ऐसे बेशतर इलाके थे जैसे लियाकताबाद, जहांगीर रोड, जहां पर बिजली की जो फराहमी है वो करना मुमकिन नहीं हो सका था, और वहां पे जो है बिजली फराहम नहीं की जा रही थी दौरान। तो अभी भी कुछ इलाके से। अच्छा, मुख्तसरन ये भी बता दीजिए कि जो घुटनों घुटनों पानी आप बता रही हैं खड़ा है, इसको निकालने के लिए अब इंतजामिया कहीं नजर आ रही है इस पानी को निकालने के लिए और लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए? अब भी कराची वाले अल्लाह के आसरे पे ही चल रहे हैं? बिल्कुल यही सिचुएशन है। अभी भी यहाँ तक कि हमने खुद ऐसा देखा कि जब बारिश हो रही थी वहाँ पे भी हमने ऐसे हादसा देखे जहाँ पे कई गाड़ियाँ जो है वो बंद पड़ गई बारिश के पानी के बायस। मुतादिद जो मोटरसाइकिल थी वो हमने खुद अपनी आंखों के सामने फिसलते हुए देखी बारिश में, क्योंकि कीचड़ हो गई थी तो उसके बायस कई वो मोटरसाइकिल जो है फिसल रही थी। इसके अलावा बात की जाए कि पानी की, तो अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, लियाकताबाद और इसके अलावा दीगर, खुद गुरु मंदिर पे अभी जब मैं आ रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो हमने देखा कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे सड़कें मौजूद हैं जहाँ पे पानी अभी भी मौजूद है और वहाँ पे कीचड़ हो गई है, जिसके बायस वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया दुआ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो पानी की सिचुएशन है या बिजली की फराहमी है, विजुअल्स आपने अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देखे, वैसे मतलब कितने भयानक, जरा विजुअल्स दोबारा दिखाएं जी, कितने भयानक विजुअल्स हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के सबसे बड़े शहर के या उनमें से एक, वन ऑफ द टॉप 3 सिटीज, कराची की हम बात कर रहे हैं। और दिस इज हाउ कराचीइट्स आर लिविंग। और यहाँ पे इस पार्टी की 15 साल से हुकूमत है। और एक बार ये लॉजिक देती है कि जिस दुनिया में जहाँ भी कहीं बारिश होती है इसी तरह से पानी आता है, भाई बिजली भी चली जाती है, मतलब बाकी मामला भी हो जाते हैं। आई वंडर कि क्या सिचुएशन है। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और आप बताएं क्या है। वक्त हुआ हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का। फूड रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन पर मबनी एक नाइजेरियन वफ्द एक्सप्रेसो का मेहमान बना, और इस मेहमान नवाजी का अहवाल सना हमायूं आज के फ्लैग्स पे बता रही है। देखिए, Assalamualaikum, this is Sarah Humayun and welcome to Flags। आज मैं मौजूद हूँ कॉम्स्टेक सेक्रेटरीट में, जहाँ पर मदऊ किया गया है नाइजेरियन डेलीगेशन को। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में अपना एक अहम नाम बनाया है, और इसी हवाले से पाकिस्तान और नाइजेरिया के बीच में कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है। तो रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज के इस इवेंट में क्या होने वाला है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसआबी मुस्तफ़ा के साथ, जो कि नाइजेरियन डेलीगेशन का बहुत वाइटल पार्ट है। So I welcome you here in Pakistan, and I hope you have a comfortable stay in here. So how do you evaluate the outcome of this visit and this collaboration between Pakistan and Nigeria for the food and agriculture? Yes, this collaboration will go a long way. We find out that Pakistan has gone far in food processing.
And we have abundant agricultural products. And we intend to learn from the processing way of Pakistan, and you'll see what they can learn from us too. So it's a win-win situation. Okay, as we are knowing, we are heading towards the alarming situation of food security overall in the world, but especially for Pakistan. So how do you see this collaboration helps Pakistan and Nigeria in this food security issue? Yes, in this food security issue, we in Nigeria, we have post-harvest loss. That's part of what brought us here. So how do we preserve our agricultural produce so that during dry season we can use it? So it will, at least with that, it will reduce food shortage in Nigeria, and we'll be able to learn a lot from Pakistan. You people are doing wonderfully well, especially the University of Agriculture. We saw the students, very hardworking students, working on different, adding value to all the agricultural produce. So we intend to learn from them. Okay, and do you see this collaboration will be beneficial for the future trades, especially in agriculture? Yes, it will be beneficial to both of us. Because when we come to learn, we see some of the machineries, we can acquire some of the machineries for processing, and it's a win-win situation for both countries. Fantastic. I hope this whole visit of yours will be beneficial for Pakistan and Nigeria prosperity. Inshallah. Right now, I am with one of the lady coming with Nigerian delegation. I welcome you here in Pakistan, and I hope you're having a wonderful stay. How do you see the outcome of this collaboration between Pakistan and Nigeria? Yeah, I see a positive outcome. Like today, we visited the Agricultural University, and there were lots of prospects and promises, and a lot of good collaborations will come out of it. So, and tomorrow we're scheduled to visit some industries. So it's going to be a positive outcome. I'm glad that Pakistan has made its mark in food and agriculture department. So how do you see the future of Nigeria and Pakistan in agriculture and food? Actually, we came here specifically for fruit juice to add value to our tropical fruits. But coming here has also opened our eyes to a lot of other prospects in other agro-commodities. So we are hoping for more collaborations. So it's going to be positive. Okay. And how do you see Comstech is playing its role being the liaison? Fantastic. Okay. The hospitality, the reception, and the programs they planned for us, it's really interesting. So today, the first day, it's been enriching and eye-opening. And I know tomorrow when we visit industries and other institutions, we'll even see more good things. Hitting to the world, how this collaboration can help Nigeria, Pakistan, and do you see the ripple effects of this collaboration helping the food security in the world? Yes, I do. Like today at the university, we had so many paper presentations on what they are doing in that institutions, a lot of research going on food. So it's really good. So we are learning from Nigeria, and we are hoping that from here we'll also change certain things we do in our country. And at the end, the world will have food to eat. Fantastic. I hope you have a beneficial coming over here. It's going to be benefited for both countries, and plus at the same time you have a comfortable stay here in Pakistan. Yes, we are sharing experience. So it's experience we share. We learn from them. They also learn from us. Where we've made mistakes, we can tell them so that they don't go that route. And then the giant strides they have made, we'll also learn. And then the positive things we have also done in our country, they will also learn from us. So it's a learn
learning, knowledge sharing experience. So it's good. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिस्टर यज़दानी के साथ, हु इज़ ISDB रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान, और आई थिंक इस कोलैबोरेशन का मेन सहरा आपके सर जाता है, और कंग्रेचुलेट कहूँगी आपको। पाकिस्तान के लिए बहुत एक खुशाइन कदम है, और खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान इज सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फूड एंड एग्रीकल्चर। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। ये वाकई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जिन एरियाज़ के अंदर अपनी नीश डेवलप की है, अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की है, अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो दूसरे ममालिक के साथ उस एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकता है। ये जो नाइजेरियन विज़िट आया है, ये हम एक अप्रोच इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स लिंकेजेस अप्रोच, जिसमें ये है कि OIC के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो उसको शेयर कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, स्किल ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। तो पाकिस्तान के पास पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट जो एक्सपर्टीज़ है, बरहानी यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। ये नाइजेरिया से आए हुए जो हमारे कोलीग हैं, ये सिट्रस सेक्टर के साथ रिलेटेड हैं, और इन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि हम पाकिस्तान में जाकर ये जो पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट सिट्रस की टेक्निक्स हैं वो जाकर सीखें। तो ये इसी सिलसिले में है, और कॉम्स्टेक का टेक्निकल असिस्टेंस है और फाइनेंशियल सपोर्ट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिली हुई है, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मुस्लिम ममालिक या OIC मेंबर कंट्रीज़ के अंदर जो महारतें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकें ताकि वो तरक्की के अमल में यकसां शरीक हो सके। ओके मिस्टर यज़दानी, एज़ वी ऑल नो कि हमें पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की इकोनॉमिक सिचुएशन 2025 तक आने वाली है। सो आप कैसे देखते हैं कि ये कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं हमें उस आने वाले ख़तरे से बचा सकती है? डेफिनेटली, ये तो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के हवाले से, इसी तरीके से जो बेहतरीन सीड हैं, बेहतरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो एल्सवेयर कहीं भी किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान के पास ये एक मौका है इस रिवर्स लिंकेजेस प्रोग्राम के तहत कि पाकिस्तानी साइंसदान और जो किसान हैं वो वहाँ जाकर वो सीखें कि किस तरह से वो बेहतरीन सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से वो बेहतरीन सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा हो, जो ड्राउट रेजिस्टेंस हो, जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो। तो वो अगर ये ताउन आपस में ममालिक जारी रखें तो आई थिंक कि ये जो फूड सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान इसको अवॉइड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Right now, I am with the man coming from Nigeria, and let me welcome you in Pakistan. So I'm glad that Pakistan has made its name in the agriculture, and especially in citrus production. How do you see the outcome of this collaboration between Nigeria and Pakistan, especially for this citrus juice production? Thank you very much. This partnership is very interesting and very good. In Nigeria, we have a lot of post-harvest losses in fruits and vegetables. And on getting to Pakistan, where we visited today in the university, we were able to see all the different labs on value addition and also the processing laboratories. We are quite impressive. They even gave us some of the food they produce, the juice and the snacks. Fantastic. I hope that your stay will be in Pakistan, will be beneficial for both countries and will be comfortable. It is of a good benefit for us to come here. As an industrialist, I am willing to look at what you are doing in terms of equipment processing so that we can apply it on a small way to reduce the post-harvest losses in Nigeria. Thank you very much. Thank you very much.
आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत मालूमाती रहा। आई होप कि 2025 में आने वाले फूड सिक्योरिटी इशू के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में एक अहम किरदार अदा कर सके। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और कोविड के हवाले से हम बात करेंगे। ऑब्वियसली हमने कल भी इस पे डिस्कशन की थी कि कोविड के केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। अब जो शरह है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2% से तजावुज़ कर गई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक जी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 12,513 टेस्ट किए गए, जिसमें 268 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है और कोरोना की जो मस्बत केसेस की शरह है वो 2.14 है। और कराची में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोविड की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कोविड के जो मस्बत केसेस हैं उनकी शरह 21% से तजावुज़ कर गई है कराची के अंदर। अगर हम बात करें कोरोना के 650 टेस्ट किए गए थे जी कराची में, जिसमें से 138 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है और मजमूई तौर पर इसकी शरह है 21.23% है। सो लिहाजा हम आपसे कोविड को इन स्टैटिस्टिक्स को बताने का मकसद भी यही है कि हमने कोविड के दिनों में जिस तरह से पहले एहतियात की थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, वैक्सीनेशन और अब तो बूस्टर शॉट्स का मामला है, तो प्लीज़ एहतियात करें क्योंकि माहिरीन ये इमरान खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 6th वेव हो सकती है। जी, ये छठी लहर हो सकती है और ये इतनी शरह इसलिए कुछ शहरों में कम आ रही है क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। तो आप अगर टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है जो नज़ला ज़ुकाम, बॉडी पेन्स आपको नॉर्मल लग रहा है वो कोरोना हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात कर लें, अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए। इनफैक्ट हम अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। मेरा पाकिस्तान, बिल्कुल मेरा पाकिस्तान है आज जी हमारा अगला सेगमेंट, जिसमें फैरा फैज़ आज हमें बता रही है कि पुराने ज़मानों में जो गूगल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था एस्ट्रोलैब, उसके हवाले से आज के सेगमेंट में बात हो रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर और घड़ी से पहले वक्त का तयन कैसे किया जाता था? सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन की हरकत, किसी भी चीज़ की ऊंचाई को नापना, एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता था? आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि सदियों पहले इंसान ने इन तमाम तर मसाइल के हल के लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया। तो आइए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम अजीज़ चौधरी, जो रिसर्चर हैं, जिनसे आज हम जानेंगे एस्ट्रोलैब के बारे में। सर मुझे ये बताएं कि ये जो एस्ट्रोलैब हैं ये बेसिकली है क्या और इनका पर्पस क्या होता था? जी, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये बेसिकली निकला ही एस्ट्रोनॉलजी से है। अच्छा। जिसका मतलब इल्म फल्कियात होता है। मुसलमानों की जो साइंसी इजादात हैं या साइंसी तजुर्बात हैं, उनका जो बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलती है कहीं भी, वो इन्हीं एस्ट्रोलैब्स की सूरत में हमें मिलती है, नज़र आती है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। बहते दरियाओं की बहाव को जांचना, ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारत जो बनाई गई, उनकी हाइट को मापना, कुएँ हैं तो कुओं की डेप्थ को मापना, और इस तरह की अगर आप डेजर्ट में हैं, अगर आप समुंदर में हैं तो उसका एरिया का डिस्टेंस लेना, इस तरह की सब जो चीज़ें आम तौर पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुश्किल होती हैं, वो चीज़ें इस तरह के स्लैब से मेजर की जाती थी। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सब डायरेक्शन जानना। जब काफ़िले जा रहे होते थे तो काफ़िले में जो सबसे आगे बैठा हुआ शख्स होता था उसके पास जो स्लैब होता था। अच्छा। जिसकी वजह से ये पूरे काफ़िले को लीड करता था। आजकल जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हम फ़ौरन गूगल मैप खोल लेते हैं या GPS होता है, तो ये उस वक्त गूगल मैप था। अभी भी इसकी जो डिफरेंट डिस्क होती हैं इसके अंदर, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको जो पुराने शहरों के आपको नाम कुंदा हुए नज़र आएंगे, जिसमें शाम, बसरा, मदीना, मुनव्वरा, इवन सो मच कि जो लोग यहाँ से ऊँटों पे हज करने जाते थे बरसगीर से,
उन लोगों के पास भी ये एस्ट्रोलैब होता था। डायरेक्शन के लिए बस डायरेक्शन के लिए बेसिक अच्छा ठीक है। कहाँ पे पहली दफ़ा ये जो एस्ट्रोलैब है इसको बनाया गया था? एस्ट्रोलैब का जो इब्तदाई इस्तेमाल है वो हमें यूरोप में नज़र आता है तकरीबन 12वीं-13वीं सदी में। अच्छा। मगरबी स्पेन में और मशरक़ी हिंदुस्तान में भी गोल्डन पीरियड है एस्ट्रोलैब का मुसलमानों की तारीख में। वो हमें बरसगीर में नज़र आता है हुमायूं के दौर से। उसके दौर में एस्ट्रोलैब साजी को जो शोहरत हासिल हुई, जो मुकाम हासिल हुआ, वो उससे पहले हमें मुसलमानों के दौर में बरसे में नज़र नहीं आता। मुसलमानों के लिए इसकी क्या अहमियत थी? जितनी भी इब्तदाई साइंसी इजादात हैं उसमें मुसलमानों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। इसके अलावा एक मुसलमान जब होता है बंदा तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो काबे की डायरेक्शन मालूम करे। तब एस्ट्रोलैब ही के ज़रिए वक्त का जांचना, सूरज का डिस्टेंस मालूम करना और फिर शाम और मगरिब का वक्त मालूम करना और काबे की किबले की डायरेक्शन मालूम करना, ये इस लिहाज से मुसलमानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद यानी किबले की डायरेक्शन से लेके नमाज के जो औकात हैं वो भी इसी की मदद से पता चलते हैं। आजकल जो हमारे पास कॉम्पस होता है वो एक इसकी मॉडर्न फॉर्म है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैलेंडर है, जो कैंपस है, जो हमारे पास गूगल मैप होता है, इस सब की जो इनिशियल फॉर्म जो आप कह सकते हैं ये एस्ट्रोलैब है। अच्छा, यहाँ पे बना करते थे। मुगलिया दौर से ही लाहौर को एक एस्ट्रोलैब साजी का घर समझा जाता रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ बना करते थे बल्कि यहाँ के बने हुए एस्ट्रोलैब पूरे बरसगीर में और यूरोप तक सप्लाई किए जाते थे। बिल्कुल। यहाँ पे डिस्क भी मुझे नजर आ रही है, एक ब्रास का ग्लोब भी नजर आ रहा है और एस्ट्रोलैब भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। तकरीबन 3 एस्ट्रोलैब हैं। एक कंप्लीट फॉर्म में है, असेंबल्ड फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा जो वो अनअसेंबल्ड फॉर्म में हमने रखा हुआ है। तो ये डिस्क जो आपको नजर आ रही है यही इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एस्ट्रोलैब, यही डिस्क अंदर फिट इन होती हैं और वो फिर पूरा एस्ट्रोलैब की एक डिवाइस बन जाती है। ये जो आप ग्लोब का आपने जिक्र किया, इसी ग्लोब को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ शहरों के नाम कुंदा हुए नजर आएंगे। क्या ये दोनों साइड से फंक्शन करता था? जी बिल्कुल। ये जो इसकी आपको डिस्क नजर आ रही है इसकी दोनों साइड में आपको जो डायग्राम्स और मेजरमेंट्स और डिफरेंट शहरों के आपको नाम नजर आएंगे। इनके जरिए जो है रात में आसमान का रंग क्या है उसके बारे में भी पता चल जाता था? नहीं, इस हद तक इंफॉर्मेशन अभी तक तो मेरे इल्म में नहीं है, मिलती थी, लेकिन ये है कि सितारों की डायरेक्शन तक जो है ना, रात और दिन का चेंज होना, सितारों की डायरेक्शन खास तौर पर इल्म होना, इस हद तक हमें इससे ज़रूर इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। इससे समंदर की गहराई भी मालूम हो जाती थी? जी बिल्कुल, समुद्र की गहराई, दरिया का बहाव, अच्छा। दरिया का जो पानी है उसकी स्पीड क्या है। तो क्या ये टेम्परेचर भी बताता था कि आज ये टेम्परेचर है लाहौर का? किसी हद तक बता देता था, एग्जैक्ट तो नहीं, ऑथेंटिसिटी तो नहीं होती थी। ये भी कहा जाता है कि जो अल-बेरूनी थे उन्होंने जब ज़मीन का जो सेंटर मापा उसके लिए भी उन्होंने इसी तरह के एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने नंदना फोर्ट में लेबॉर्ट्री में बैठ कर उन्होंने पूरी ज़मीन का एक मरकज़ मापा। इसकी जो एक्यूरेसी थी वो कितनी होती थी? 100% एक्यूरेट नहीं होता था आजकल के मेजरमेंट के हवाले से। आज की डिवाइसेस नई आ गई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको एस्ट्रोलैब के बारे में बताया जिसे सदियों पुराना गूगल तस्वर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और उम्मीद है कि एंजॉय भी कर रहे हैं। वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्त का, जिसमें आज आपको लेकर जाते हैं गाकूच। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि कम से कम मनाजिर की मद में, मनाजिर के हवाले से अगर बात करते हैं तो क्या बात है इस जगह की। देखते हैं आज का सफ़र शर्त। गिलगित से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर जो कुछ भी है अनोखा है, दिलफरेब है, हसीन है। गिलगित से 72 किलोमीटर के फासले पर गाकूच है। जिला विजर का सदर मकाम तो है ही, गाकूच को देखकर लगता है जैसे ये फिक्री हुस्न का भी सदर मकाम है।
दरिया का फैलाव, जंगलात और बुलंद पहाड़ों में घिरा गाकूच। सिर्फ गाकूच के इर्द गिर्द दर्जनों ऐसी जगह हैं जिन्हें पिकनिक पॉइंट्स कहा जा सकता है। बल्कि यूं समझिए कि गाकूच में जहां बैठ गए वही पिकनिक पॉइंट कहलाया जा सकता है। कितने शहर ऐसे होते हैं जो अपनी एंट्री पे या अपने दाखिले पे एक ऐसा मंजर पेश करें कि आपको सहर ज़दा कर दें। ये एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है गाकूच की। गेज़र का जो सदर मकाम है गाकूच, ये जब आप एंटर होते हैं तो एक मोड़ है और उस मोड़ से अचानक पूरा गाकूच जो है वो आपके सामने नज़र आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पुल नज़र आता है, कॉन्चे ब्रिज जिसको कहते हैं। 1985 से 1990 तक ये बनता रहा और ये जो ब्रिज है, ये जो कॉन्चे ब्रिज है, ये अशकुमन वैली की जानब जा रहा है और यहाँ पे आप कशकार हो जाते हैं कि मुझे अशकुमन वैली जाना है या मुझे सीधा आगे फंडर की जानब सफ़र जारी रखना है। लेकिन भारत फ़िलहाल बात हो रही है गाकूच की, तो मेरे अपनी कम से कम नॉलेज में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो अपने दाखिले पे एक ऐसा मोड़ आए और मोड़ के आगे अचानक एक ऐसा मंजर आए जो आपको सहर ज़दा कर दे। ये जो मोड़ है ये बड़ा कमाल है। इस पे इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ भी हैं, जिन्नात के हवाले से भी कहानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अचानक मोड़ है और कुछ कहा जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा हादसा भी होते हैं यहाँ पे। तो दो तरह के जिन होते हैं, एक तो शायद कोई एक्चुअल जिन होता होगा, लेकिन एक जिन जो है वो आपके अंदर होता है और वो जो जिन है उसको ज़रा काबू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन जो है वो चाहता है कि रोड क्योंकि अच्छी है तो 80-90 से कम क्यों सफ़र किया जाए। तो ऐसा जिन जो है वो फिर एक हादसे की वजह बनता है। तो अपने अंदर वाले जिन को कंट्रोल करें। बाकी जिन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सिर्फ ये जो गाकूच यहाँ से लेके इस मोड़ से लेके गाकूच तक जितना सफ़र है उसको ज़रा देखिए कि ऐसी लैंडस्केप आपको कहीं और किसी जगह कोई मिसाल है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इतनी वास्टनेस है, फिर आगे जंगल है और बहुत ही खूबसूरत है। सो आप ज़रा ये लुत्फ़अंदोज़ हों कि गाकूच तक, इस मोड़ से गाकूच तक पहुँचने तक कैसे जादुई और तिलिस्माती मनाज़िर हैं। गाकूच एक मोड़ से अचानक नजर आता है, वसी है और फैलाव हैरत अंगेज है। गाकूच का पहला मंजर ही दिल खुश कर देता है। रास्ते में कई जगह दरिया के रुके पानी, छोटे छोटे तालाबों का, झीलों का मंजर पेश करते हैं। गाकूच से पहले एक मुअल्लक पुल आता है जिसे सेल्फी ब्रिज कहते हैं। शायद इसका नाम सयाहों का ज्यादा सेल्फियां लेने की वजह से पड़ गया हो। गाकूच की एंट्री पे जो मनाजिर हैं यकीनन आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हैं और इंसानी आंख जो है वो यकीन नहीं कर सकती कि ये सब कुछ जो है ये रियल है। आपको ऐसे लगता है जैसे कोई 3D एनिमेशन फिल्म चल रही है और कोई बहुत ही अफसानवी और तिलिस्माती किस्म के मनाजिर किसी डायरेक्टर की तख़य्युल की पैदावार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल है और इसी रियलिटी में, इसी 3D एनिमेशन में, इसी एक तिलिस्माती दुनिया में जब आप आगे आते हैं तो आगे आपको एक कुछ हट्स नज़र आते हैं, यानी एक सेल्फी ब्रिज, एक ब्रिज नज़र आता है जिसको सेल्फी ब्रिज कहते हैं और उसके साथ ही आपको इस साइड पे नीली छतों वाले बड़े ही खूबसूरत हट्स से नज़र आते हैं और उसके साथ जो है वो दरिया का एक हिस्सा जो है इसके बिल्कुल सामने बह रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो जब आप अंदर आते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्कुल एक खंडर का एक मंजर पेश कर रहे हैं और फिर यकीनन आपके अंदर एक तजस्सुस होता है कि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये कैसे हो सकता है कि ये इसको अकेला छोड़ दिया जाए और इससे कोई बिजनेस या कोई प्रॉफिट न कमाया जाए। ये कौन इंडिविजुअल है, ये कैसा आदमी है जिसको ये नहीं मालूम कि किस खूबसूरत जगह पे उसकी ये जगह है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब फिर खैर आपको मालूम होता है जब आप पता करते हैं वो नहीं हुकूमत का है और हुकूमत ने आपको पता है हमारी तो हमेशा अंदर से दिल से दुआ रही है कि हुकूमत जो है वो हमारी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो, लेकिन हम देखते ये हैं कि अमूमन जब स्पेशली टूरिज़म के हवाले से इस तरह की जगह जो है वो वीरान पड़ी होती हैं और दिल दुखता है, क्योंकि ये जो भी जगह है बहरहाल और इस तरह की बहुत सारी जगह जो हैं ये बहरहाल टैक्सेस और तमाम आवाम की ही टैक्सेस होते हैं और आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। सो अफसोस होता है जब आप ऐसी किसी उजाड़ और
क्या कहते हैं, बिल्कुल नाकारा किस्म की प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि लोकेशन बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत जगह होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा होता और ना ही कोई उसकी कोई यूटिलाइजेशन है। तो अगेन हमारी तो दिल से दुआ है कि हुकूमतें जो हैं, अगर दुनिया में हुकूमतें कारोबारी बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं, तो हमारी हुकूमत भी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो। इतनी अच्छी जगह को कम से कम, और कुछ नहीं तो किसी प्राइवेट को, किसी ठेकेदार को ही दे दें, किसी को दे दें। कम से कम जो टूरिज्म का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी एक इंडिविजुअल का, एज ए टूरिस्ट, मैं एज ए टूरिस्ट बात कर रहा हूँ, हमारी किसी यूटिलाइजेशन, हमारी किसी उसमें आ जाए, यहाँ पे हम कुर्सियाँ रख के तो इस गाकूच की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकें। गाकूच की वुसअत की वजह से यहाँ रोशनी और साये का खेल हमा वक्त जारी रहता है। अगर आप किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं और आसमान पर बादल के टुकड़े हों तो आपको ये खेल बहुत दिलचस्प महसूस होगा। लेकिन इस दिलचस्प खेल के पीछे राज यही है कि गाकूच की वुसअत देखने लायक है। गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर गाकूच है, या यूं कहिए कि गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर हैरतों पर मुश्तमिल एक अजायब घर है। जब भी गिलगित जाएं तो इस हैरतों के अजायब घर को देखने जरूर जाएं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और शो का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले खुशी आ गई है हमारी ज़िंदगी में, और वो खुशी एक्सरसाइज कराएंगी। सुबह सुबह जो करते हुए हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती, और देखते हुए तो होती है। खुशी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक अगेन एज वेल। बहुत दिन बाद आई हैं आप। आई थिंक कुछ दिन हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज में थोड़ी ब्रेक भी आनी चाहिए। यस यस यस। सो आज थर्सडे गाइस, सो आज लेग डे है। वेल आई लव ट्रेनिंग लेग्स, तो हमें एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक लेग्स को ट्रेन करना चाहिए विद 2 to 3 days का गैप। तो जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं दे हेट डूइंग लेग्स, क्योंकि आई मेक इट वेरी इंटेंस। सबसे मुश्किल वर्कआउट यही है। सबसे मुश्किल वर्कआउट यही है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, क्योंकि बिगर मसल्स हैं, आपका जो हार्ट रेट है ना वो बहुत जल्दी ऊपर जाता है इसमें। सो गाइज हम ग्लूट्स को भी ट्रेन करेंगे, हम लेग्स को भी ट्रेन करेंगे, हम इनर एंड आउटर थाइज को भी ट्रेन करेंगे। 4 एक्सरसाइजेज होंगी। सो गाइज विल स्टार्ट विद द डंबल्स। हमें एक पहले तो वार्म अप करेंगे ना। सो गाइज वार्म अप के लिए यू नीड बॉडी वेट स्क्वाट्स एंड टो टचेस टू स्ट्रेच योर बैक एज वेल, एंड सम हाई नीज। ठीक है, हाई नीज नहीं कर सकते तो स्टेप अप्स कर लें आप। ठीक है, 30 to 15 reps, 2 to 3 rounds फॉर द वार्म अप। देन हम स्टार्ट करेंगे विद द डंबल। So guys, we're gonna do two exercises in one go, 2 combos, 1 combo, feet together, and then sumo, inner thighs and outer thighs. Breathe in as you go down and extend करने हैं, अपने legs को भी tight करना है, hips को भी tight करना है, legs wide, ये inner thighs को करेगा and आपके glutes को करेगा, and extend, breathe out, in and then out. जो बिगनर्स हैं वो वेट के साथ कर सकते हैं, जो एडवांस करना चाह रहे हैं वो जंप इन एंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, विल गिव यू मोर स्ट्रेच। देन गाइस ऑन द ग्राउंड, सेकंड एक्सरसाइज। ओके, ऑन डंबल राइट अबव योर चेस्ट, जहाँ आपकी नी है वहाँ अपने फुट रखना है, एंड देन जंप अगेन, स्क्वाट जंप, एंड नी डाउन, नी अप, जंप अगेन। 1 more टाइम गाइस। अगर आप जंप नहीं कर सकते then squat. So guys, next exercise, I think एक ही डंबल करते हैं, सारे परेशान हो जाएंगे कि 2 डंबल्स यूज करें। That's too much for everyone. So guys, inner and outer thighs का हम करेंगे lunges के साथ, so different variations हैं। So guys, this is for your glute and outer thigh, and then on this right side, diagonal side, ये inner thigh को भी hit करेगा और glute को भी hit करेगा। ठीक है, courtesy and diagonal. ठीक है, 1 more time, courtesy and then diagonal. तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है।
सो गाइस वन मोर एक्सरसाइज, आप फ्लोर पे जाएंगे, ये ग्लूट्स की एक्सरसाइज है. सो गाइस फीट क्लोज, हील्स ऑन योर हील्स, टोज अप एंड एक्सटेंड योर हिप्स, lift your hips, sorry, and breathe out, and then wider. Okay. And then close. ये different part of the glutes को hit करेगा. 3 parts होते हैं glutes के, so ये 3 positions बताई हैं. ये तीनों को hit करेगा. So guys ये हम जो है 30 reps करेंगे each. Okay. Burn feel होगा और इसको हम giant set करेंगे. No breaks in between the sets, and then after 4 exercises, 2 minutes off. And you will feel the burn. I know everybody, all the girls want leaner and stronger legs. So guys, practice this at home and inshallah within a month, आपको feel होगा कि टोन हो रही है. और ये टोन होते होते ना मुझे देख के टेंशन हो गई है मतलब. लेकिन स्टिल वैसे वाकई लेग्स की एक्सरसाइज मैंने कुछ अरसा की थी, कोशिश बहुत मुश्किल होती है और जो खुशी ने की है ये तो बहुत ही इंटेंस वर्कआउट है. तो खुशी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका. और आप थोड़ा ब्रेक लें. और वैसे ये जो मौसम है ये ठीक है, बरसात वगैरह चुकी हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट वेदर टू आप गर्मी में भी कर सकते हैं. बहाने ही ढूंढते हैं, हर मौसम सही होता है. बरसात में नहीं, सर्दी में नहीं, गर्मी में नहीं, पूरा साल में करेगा. ये सब मोटिवेशन है आप लोगों की. इट्स ऑल मोटिवेशन. तपती गर्मी में, सर्दी में आप कर सकते हो. हर मौसम एक्सरसाइज का है. जो काम चोरी चाहते हैं उनको मौसम बी लाइक खुशी एक्सरसाइज. एंड ऑफ स्टोरी. एंड ऑफ द स्टोरी. प्रोग्राम खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपका हमारा साथ अच्छा रहा होगा. डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर फीडबैक. जो आप देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में. कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. लॉट्स ऑफ न्यू स्टफ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.